हेलो स्टूडेंट। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे व्हाट इज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का कुछ हम बेसिक फार्मूला बताए थे। और इंटीग्रेशन में बोले थे बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आपको 3 फार्मूला का ही यूज करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स व्यू से, मैथ व्यू से तो बता नहीं रहे हैं, मैथमेटिकल टूल। आपका 3 फार्मूला में सबसे मेन फार्मूला x का पावर n का n+1 डिवाइडेड बाई n+1 n नॉट इक्वल टू -1। दूसरा बताए हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या लीजिएगा, -cos x, और cos का इंटीग्रेशन क्या लीजिएगा, sin x। ये 3 फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है फिजिक्स व्यू से। और चौथा, अगर केवल dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन x होगा। और 5वां बताएं रूल के लिए कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा फंक्शन x के साथ, तो उसको उसी फॉर्म में, मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही निकाल लीजिएगा। किसको इंटीग्रेट कीजिएगा, फंक्शन x को। उसके बाद एक लास्ट बताया अभी कि अगर अलजेब्रिक फॉर्म में रहता u + v ± w ± so, ऐसे रहेगा, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा u का x के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में, w को x के रिस्पेक्ट में, एंड so ऐसे आगे करते जाइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सब सारी इक्वेशन, सारा पोजीशन, सारा कंसेप्ट को आपको क्लियर किए, बहुत सारा एग्जाम्पल दिए x का पावर n पर। साइन कॉस का भी आवेगा। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। इंटीग्रेशन जो लेंगे, इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन इसका 2 टाइप है। पहला जो बता रहे थे, जितना भी बताए थे इसके पहले एग्जाम्पल में, वो है इनडिफिनिट। और दूसरा जो होगा वो इंटीग्रेशन है डिफिनिट। सबसे पहले आइए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, इनडिफिनिट का मतलब कोई निश्चित वैल्यू नहीं आता है। जो भी उदाहरण दिया आपको हम, मतलब इसके पहले वाला लेक्चर में, सब में एक कमी था, c जोड़ना पड़ेगा। c को कहते हैं इंटीग्रेशन। क्यों जोड़ना पड़ेगा, तो पहले तो आप उसका कारण कुछ समझिए क्यों जोड़ना पड़ेगा। मान लो कि हम xn का आपको फॉर्मूला बता दिया, n नॉट इक्वल टू -1 में n+1 डिवाइडेड बाई n+1, लेकिन इसमें एक +c करना होगा। c को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों बोल सकते हैं। तो आते हैं, पहले तो आपको हम ये समझाएंगे कि इनडिफिनिट में c क्यों जोड़ा, और वो जो वैल्यू आया xn, माने जो फार्मूला लिख के वैल्यू हम लिख रहे हैं, वो डिफिनिट क्यों नहीं वैल्यू है, उसका कुछ रीजन होगा। आपको शुरू में ही बोले कि इंटीग्रेशन जो होगा ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। किसका, डिफरेंशिएशन का, याद रखिए। मतलब डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू आएगा उसको उल्टा कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन। मतलब जैसे एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन से चलते हैं। अगर आपको बोला गया कि x² को डिफरेंशिएट कीजिए तो ये वैल्यू कितना आया, 2x। अब इसको उलट दीजिए, 2x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x²। माने यही चीज को क्या बोला, रिवर्स प्रोसेस। x² का डिफरेंशिएशन क्या बोले, क्या आया, मतलब 2x, और 2x को इंटीग्रेट कर लीजिए तो वैल्यू क्या होगा, x²।
ये चीज बता रहा है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। अब आते हैं कुछ हम एग्जाम्पल इस पर दे रहे हैं। क्यों सी जोड़ेंगे जब रिवर्स प्रोसेस है। ये किस टाइप का हम बताने जा रहे हैं आपको, इनडिफिनिट। किताब में या ऐसे भी सब सारा मैंने जनरल टीचर बता देगा कि आप जो वैल्यू निकालें उसमें एक सी जोड़ दीजिए, सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है, क्यों सी जोड़ेंगे, उसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करने का कोशिश करें। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ले रहे हैं। आपको हम एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिला मत दीजिएगा। डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, याद रखिए, n-1 सेकेंड बार। अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट 10 जोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 3x स्क्वायर। 10 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या हुआ, 3x स्क्वायर। अगला ये, अगर हम यहां पर 100 भी जोड़ देते हैं, उस केस में भी 3x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 100 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। अब आइए इसका रिवर्स करते जाइए। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां से क्या आया, एक्स क्यूब, यहां से आइए इस फॉर्मूला से 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस कितना आया, 10। यहां इसको रिवर्स कीजिए, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस क्या आया, 100। अगर आपको जो फॉर्मूला बताए इसके पहले वाला उससे निकाल के देखिए, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट एक पावर जोड़ दीजिए एक्स क्यू बाई 3, तो इससे क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। आपका ठीक है एक्स क्यू आया, तो ये भी तो गलत नहीं है, यहाँ 10 भी प्लस हो गया, 100 भी प्लस हो सकता था, 5 भी प्लस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो लिख दिए ये फॉर्मूला से कि 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एक कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं आया, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट जोड़ा जा सकता है जिसका कि वैल्यू कोई निश्चित नहीं है। क्या यहाँ पर 10, कहीं 100, कहीं 5, कोई 7, कोई 9, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी जोड़ दीजिएगा तब पर भी चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का आप यहाँ पर प्लस कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला से हम बनाए एक्स क्यू, जो वैल्यू निकला वो आपका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। सबसे पहला चीज, यहाँ पर आप 5 भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 15 भी जोड़ सकते हैं, 150 भी जोड़ सकते हैं। तो कोई बोलेगा हम 5 जोड़ेंगे, कोई बोलेगा 10 जोड़ेंगे, तो इसलिए जनरल आप बोल सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई क्या है, आपको कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा जिसका वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसलिए मान लो वही फॉर्मूला को हम किए xn का n+1 जो डिफरेंशिएट करके हम फॉर्मूला निकाले थे, ये फॉर्मूला था, इसका निकाला था, तो इसका हो गया कि n+1 आगे आ गया, फिर n+1 और एक पावर माइनस कीजिए तो ये कैंसिल हो गया, और इसमें अगर हम +c कर देते तब पर भी इसका वैल्यू क्या आता, xn आता। इसलिए xn का इंटीग्रेशन हो जाता है इस इक्वेशन से n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। c का कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि वो जो वैल्यू होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, कोई दूसरा चीज नहीं होगा, हमेशा वो क्या होगा, वैल्यू कांस्टेंट होगा। इसलिए अब आपको जितना भी फॉर्मूला हम बताएंगे, आंसर जहां पर आप लास्ट लिखिएगा, जहां पर लास्ट आंसर दीजिएगा, अंतिम में सी जोड़िएगा।
अब जैसे मान लीजिए एक्स क्यू को बोला इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, फार्मूला लगा दिया x4/4। अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा +c, इसलिए जनरल फार्मूला में ही लिख देते हैं xn dx का n+1, फार्मूला तो वही रहेगा जो बता चुके हैं पहले, प्लस इसमें c, जहाँ c को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, माने कांस्टेंट जिसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। तो अब आगे हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इसमें इंडिफिनिट में, तो सब में आपको क्या करना होगा, एक +c जोड़ना होगा। जैसे सपोज कीजिए अभी हम सारा एग्जाम्पल इंडिफिनिट का ही दे रहे हैं, इंडिफिनिट में खाली क्या करना है, एक +c लगा देना, और कोई खास चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए 5√x dx, इसको हम डिफरेंस इंटीग्रेट कर चुके थे इसके पहले वाला मैंने लेक्चर में, लेकिन फिर से देखिए अब जो आंसर देंगे एग्जैक्ट आंसर देंगे। 5 कांस्टेंट निकाल लिया, रूट का मतलब कितना पावर हुआ, ½ dx। अब 5 इसमें एक प्लस कीजिए तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। जहां पर आप फाइनल आंसर दीजिएगा वहां पर हो गया 10/3 x का पावर 3/2 प्लस लास्ट में क्या कर दीजिए c, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो जहां पर आप फाइनल आंसर लिखिएगा वहां पर एक लगा दीजिएगा, c लगा दीजिए। अगर कोई कहे कि अलजेब्रिक फॉर्म रहेगा तब क्या करेंगे उसको भी समझिए। 3x² - 2x + 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये तो देख लीजिए कि किस फॉर्म का है, अलजेब्रिक फॉर्म है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में सब फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, और जो कांस्टेंट अपना जैसे बाहर निकालते निकालेंगे, और क्या देंगे, मान लीजिए कांस्टेंट पहला वाला में 3 निकाल लिया x² dx, -2 निकाल लिया x dx, 5 निकाल लिया dx। अब लगाइए 3 एक पावर जोड़िए 3/3, 2 एक पावर जोड़िए 2, +5 dx का इंटीग्रेशन x, जो कैंसल है काट दीजिए, तो फाइनल x³ x² + 5। यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है कि ये भी इंडिफिनिट है, ये भी इंडिफिनिट है, ये भी इंडिफिनिट है, सब में कांस्टेंट जुटना चाहिए, ठीक है जोड़ लीजिए। मान लीजिए इसमें कांस्टेंट जोड़ दिया c1, इसमें जोड़ दिए कांस्टेंट c2, इसमें जोड़ दिए c3, तीनों जगह पर तीनों इंटीग्रेशन में हम अलग अलग कांस्टेंट दिए। अब क्या किए कि वो कांस्टेंट जो तीनों यहाँ पर दिया आपने उसको एक साथ ले आए लास्ट में, c1 + c2 + c3। अब ये तीनों कांस्टेंट को अगर जोड़ दिएगा, अगर 3 कांस्टेंट जोड़ेगा तो नया कोई ना कोई कांस्टेंट ही हो जाएगा। जैसा मान लीजिए एगो 5 था, कोई में 10 था, कि में 2 था, अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया 70। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो तीनों कांस्टेंट जोड़ के भी कोई नया कांस्टेंट आ गया। तो ये अलग अलग कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है, आपको फाइनली जहां पर आंसर दीजिएगा सब में अलग अलग कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन अगर सारे कांस्टेंट को जोड़ दिया, 10 कांस्टेंट को भी प्लस में कर देंगे तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा। इसलिए लास्ट में आपको फाइनल कांस्टेंट यहाँ पर एक c जोड़िएगा, c, यही आपका रूल है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में और डिफिनिट जब बताएंगे तो दोनों में डिफरेंशिएट आप करिए लीजिएगा कि डिफिनिट था कि इंडिफिनिट था। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में केवल एक ही रूल है कि आपका जो फॉर्मूला सारा वही है, केवल अंतिम में एक कांस्टेंट c को आपको उसमें प्लस कर देना है। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इंडिफिनिट का ही देखिए,
जैसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 2x² 3√x 5x³ + 7, और यहाँ कोई ना कोई dx तो रहना ही है। अगर dx नहीं लिखा हुआ है मतलब इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर वो चीज़ जरूरी होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन है, x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला काम करिएगा कि कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए। दूसरा काम कीजिए, जो फंक्शन x का xn के फॉर्म में नहीं है तो उसको xn के फॉर्म में ले आइए, उसके बाद आप फार्मूला लगाइए। जैसे फर्स्ट टर्म में 2 तो कांस्टेंट होगा, 2 निकाल लिया जाए। इसको xn के फॉर्म में यहाँ पर पावर क्या होगा, -2 dx। इसमें कांस्टेंट क्या होगा, 3 निकाल लीजिए। रूट का मतलब कितना पावर होगा, हाफ dx। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, 5 निकाल लीजिए। x³ dx। इसमें आपका 7 निकाल लीजिए dx। अब आइए सबको इंटीग्रेट कीजिए। जहाँ जहाँ पर ये जो xn का फॉर्मूला बताया, फिजिक्स में इसी को ही रूल ज़्यादा यूज करेंगे, साइन कॉस कहीं कहीं आता है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या आपका है, -2 है, तो एक उसमें तो आप प्लस कीजिए और उतना ही से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप -2 में एक जोड़िएगा तो -1 डिवाइडेड बाई -3। n का वैल्यू यहाँ क्या है, हाफ। अगर हाफ में आप 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 + 5। एक जोड़िए तो यहाँ कितना पावर होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 7। केवल dx का इंटीग्रेशन x होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए माइनस यहाँ कर लीजिए तो -2 डिवाइडेड बाई x, -2/x। 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही कट रहा है, और 2 पर केवल कर लीजिए। 2x का पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं x√x कर सकते हैं। अब इसको 5/4, x का पावर 4 प्लस कितना हुआ, 7x। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ रहे, ये हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं तो इस कारण से अब यहीं पड़ेगा, क्या लगा लीजिए, c ना। t क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया। फॉर्मूला सारा वही रह गया जो इसके पहले वाला बताया, केवल इसमें एक तुमको अब क्या कर देना है, प्लस कर लेना है। साइन कॉस में भी एक आध क्वेश्चन देख लीजिए। केवल अलजेब्रिक फॉर्म ही हम बता रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड फिजिक्स में काम नहीं पड़ेगा, एक चीज जान लीजिएगा। तो जैसे आपका रहता 5x² - 2 sin x + 3/x + 7 dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना रहता। जहां जहां आपको कांस्टेंट नजर आ रहा तो अब पहले तो इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ 2 आ गया sin x dx, यहाँ 3 आ गया। लेकिन इसमें याद रखिएगा, ये क्या बोले थे, xn वाला इसमें फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। n नॉट इक्वल टू -1 उसमें नहीं लगेगा, इसको इसी फॉर्म में रखिएगा। +7 निकाल के यहाँ पर क्या कर दीजिए, dx। क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको लिखना है, कितना होगा, log x होगा। इस केस में आपको अप्लाई नहीं करना है। तो 5 यहाँ पर x³ 3। अब आइए
2। साइन का इंटीग्रेशन हम क्या बताए थे, माइनस कॉस एक्स होता है, साइन में माइनस और कॉस में प्लस। 3 इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखिए लॉग बेस ही एक्स 7x। अब माइनस माइनस प्लस है उतना तो आप जानबे करते हैं, x³ प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 लॉग बेस ही प्लस 7x। ये आपका फाइनल आंसर जा रहा है, इसके बाद नहीं लिखने जा रहे हैं, इसलिए यहां पर आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा दीजिएगा। तो ये आप समझ लीजिए इंडिफिनिट है, और उसका कारण भी हम समझा दिए कि आपको क्यों लगाना है। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस कीजिएगा तो उसका आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन जब भी होगा कोई न कोई नंबर ही होगा, नंबर ही होगा। तो ये था आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर यूज जो प्रयोग में लाते हैं वो आपका कौन इंटीग्रेशन होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले आइए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या वो समझाते हैं। किस टाइप का इंटीग्रेशन है डिफिनिट इंटीग्रेशन? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो इंटीग्रेट करके वैल्यू आएगा कोई भी फंक्शन का एक निश्चित वैल्यू देगा, अनसर्टेन नहीं देगा। उसमें अनसर्टेन था, c + 10, 5, 10, 100 कोई भी आ सकता था। लेकिन इसमें सबसे पहले तो अलग करना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x, और यहाँ पर एक कोई न कोई लिमिट रहेगा, जैसे ये, और यहाँ देते हैं ये आपका हुआ लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे, और b को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्योंकि आपको हम शुरू में ही समझाएं कि इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समेशन, जोड़ना। तो जोड़ने में x का वैल्यू स्टार्ट कर रहा है a से और कहाँ जा रहा है b में। जैसे आप लिखते होंगे सिग्मा वाला टर्म में, x ऐसे कर दिया, या मान लो mx लिखते हैं, n r² कर दिया, यहाँ पर i भर दिया और इंडेक्स डाला i 1 से लेके n तक। ये भी चीज क्या है, समेशन है। मतलब इसमें आप पहला वैल्यू 1 बैठाइएगा तो m1r1², दूसरा क्या बैठाएगा 2 बैठाइएगा, तीसरा क्या बैठाएगा 3 बैठाइएगा, कहाँ तक बैठाइएगा n तक, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा। तो ये जो नीचे रहता है, जिसे इसमें होता है इंडेक्स पढ़ते हैं कि लोअर वैल्यू 1 और हाइयर वैल्यू कितना n, यहाँ पर इसको लिमिट पढ़ते हैं कि x का जो लोअर वैल्यू a और अपर वैल्यू क्या है b। अब इसको पहले फार्मूला तो ही रहेगा, सपोज करो इसका इंटीग्रेशन f' dx है, यहाँ पर एक ब्रैकेट बड़ा वाला डाल लीजिए और लिमिट कोई लेफ्ट राइट साइड में लीजिए, ये लिमिट इधर चल गया। अब x हटाइए, x के जगह पर पहले कौन लिमिट, अपर लिमिट, फिर x के जगह पर क्या बैठाइए, लोअर लिमिट, बीच में साइन क्या कर दीजिए माइनस। कहने का मतलब हुआ f' x हटा के b माइनस f' x हटा के e। इसमें कोई c प्लस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है ये आपका एकदम निश्चित वैल्यू आ रहा है, मैंने डिफिनिट वैल्यू आ रहा है। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले एग्जाम्पल से ही देते हैं, छोटा एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो, एक छोटा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, x³ dx, यहाँ लिखा हुआ 2, 3, मैंने x का लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट कितना है 2, अपर लिमिट क्या है 3। सबसे पहला काम कीजिए, फार्मूला से इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इसमें कौन फार्मूला एप्लीकेबल होगा, आपका एप्लीकेबल होगा x का पावर n वाला, तो n वाला तो n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1।
बड़ा वाला ब्रैकेट डालिए, लिमिट को इधर लिख लिए 2 और 3, तो 3, अच्छा यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाए तो n के जगह पर 3 था तो डायरेक्ट लिखिए 3 + 1 कितना 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4। अब क्या बोले x हटा के अपर लिमिट 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। 3 को अगर हम 4 बार गुना करें 3 × 3 9, 9 × 27 23 माने ये क्या होगा 81/4 और 2 का 4 कीजिएगा तो 16 हो गया y 4। अब सॉल्व कर लिया 4 81 - 16 तो इसका वैल्यू होगा 11। 18 में 16 घटाइए 5 हो गया और 65 हो गया 65/4। तो ये जो वैल्यू आया ये वैल्यू डिफिनिट वैल्यू दिया। इस इंटीग्रेशन का एक डिफिनिट मान यही निकलेगा 65/4। एक क्वेश्चन जैसा ट्रिगोनोमेट्री में देते हैं उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस फिजिक्स का भी करवा लेंगे इसमें। अच्छा मान लीजिए आपको लिखा रहता है sin x dx। x क्या होता है यहाँ पर साइन का एंगल होता है, कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें जो लिमिट देगा वो एंगल के फॉर्म में होगा 0 से मान लीजिए π/2। तो सबसे पहले इंटीग्रेट कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या बताए थे -cos x, लिमिट इधर लिखिए 0 से π/2। अब x हटा के सबसे पहले पूरे फंक्शन में माइनस के साथ x हटा के क्या बैठा दिया π/2 माइनस माइनस क्या हो गया +0। अब वैल्यू बैठाइए cos 90 π/2 का मतलब क्या हुआ cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, इसलिए रिजल्ट क्या दिया वैल्यू 1 आया। इसमें कोई c का जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। एग्जैक्ट वैल्यू इसमें आपको मालूम हो जाता है कि इसका वैल्यू एक्चुअल में कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जरा सा बड़ा क्वेश्चन और फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन को वो सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। थैंक यू।